होनहारों का फिर से स्वागत। दोस्तों, हमने इससे पहले की जो वीडियो था उसमें बात करी थी अर्धसूत्री विभाजन की, और अर्धसूत्री विभाजन का अधिकांश भाग हमने पढ़ लिया था। 5 उप अवस्थाएँ थी, वो हमने कंप्लीट कर ली लेप्टोटीन वाली। और अब हमें मध्यावस्था से प्रारंभ करना है, यानी कि मेटाफेज से प्रारंभ करना है। आज इस क्लास में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों को हमारी ये पढ़ाने की स्टाइल, क्लास किस प्रकार से लग रही है, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। आप लोग व्हाट्सअप करते हैं, हालांकि मेरा नंबर आपको दिए, लेकिन कमेंट अगर आप यूट्यूब पे करें तो दूसरे मित्रों को भी इस बारे में पता लगेगा। अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए इसको, क्योंकि अगर आप मित्रों को बांटेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं क्या पता हम जो पढ़ा रहे हैं वो कितना श्रेष्ठ है, उसका सही मूल्यांकन भी आवश्यक है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो तुरंत प्रभाव से लाइक ना करें, कोई दिक्कत नहीं। मुझे नहीं पसंद कि आप लाइक करें, मैं हमेशा आपको बोलूँ, ऐसा कोई मुझे आवश्यकता नहीं, और ना ही मुझे ऐसा कोई सब्सक्राइबर बढ़ाने की आवश्यकता है। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ की आवश्यकता है, आप अपने मित्रों को शेयर कर दें। दोस्तों, इन 2016 से लेकर अब तक की इस पूरी क्लास में मैंने कभी भी किसी भी वीडियो में आपको ये नहीं कहा है कि आप मेरे को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। शेयर के लिए हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि शेयर करना एक हर विद्यार्थी का धर्म है, और उससे दूसरा विद्यार्थी पढ़ सके। हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पैसा नहीं कमाना चाहते हैं। एक ही उद्देश्य है, सिर्फ एक उद्देश्य है कि जो एक छोटी सी जगह से मैं पढ़ा रहा हूँ वो पूरे राजस्थान के लोग देखें, भारत के लोग देखें, और सब लोगों को मेरी पढ़ाने की अगर स्किल समझ में आ रही है और उनके ज़रा सा भी अगर मैं कहीं पर काम आ सकूँ तो मेरा ये सौभाग्य होगा। लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप घर के भीतर ही रहें, अपनी समझदारी लगाएं और ज़्यादा समझदार बन के घर से बाहर ना निकलें। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। चलिए, हम बात कर रहे थे, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे अर्धसूत्री विभाजन का दूसरा भाग, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में आप लोगों को मैंने पहला प्रोफेस करा दिया था, और उसकी 5 अवस्थाएं हमने कंप्लीट कर ली थी। आज उसकी सेकंड अवस्था है मेटाफेज। मध्यावस्था कहते हैं इसको, मध्यावस्था। इस मेटाफेज को फर्स्ट के नाम से जानते हैं। फर्स्ट शब्द यहाँ पर इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मेटाफेज एक और आएगी, है ना, सेकंड भी आएगी, इसलिए अपन फर्स्ट के नाम से यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, तो इस अवस्था में क्या होगा, जो आपका सेंट्रोसोम है, जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोसोम में सेंट्रोमियर है, कहाँ आ जाएगा, मध्य भाग में आ जाता है। अब सेंट्रोमियर क्या है पहले समझा चुका हूँ। गुणसूत्र के अंदर जिस भाग से जो गांठ वाली संरचना होती है उसे अपन क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं, और ये कहाँ आ जाएगा, मध्य वाले भाग में आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर संरचना देखी जाए तो केंद्रक, तो आप पहले कोशिका को देख लीजिए, कोशिका थी, केंद्रक पूर्ण रूप से विलीन हो चुका है, और बीच वाले भाग के अंदर सभी सेंट्रोमियर यहाँ पर आकर इस तरह से लगे हुए, ये सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर, कुछ इस प्रकार से संरचना होगी। तो भुजाएं कहाँ पर होगी, तो भुजाएं ध्रुव की ओर होती है, ध्रुव की ओर होती है। क्या समझ में आया, भुजाएं किस तरफ होंगी, तो ध्रुव की तरफ होंगी, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ध्रुव की तरफ दिखाई देंगी। फिर प्रोफेज, मेटाफेज, फिर आती है तीसरी, आती है हमारे पास में एनाफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, है ना। मध्यावस्था के बाद में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो मध्यावस्था के बाद में एनाफेज आएगी, और ये कौन सी आएगी हमारे पास में, एनाफेज। ध्यान देना, ये प्रथम अवस्था है। अब क्या होगा, ये सेंट्रोमियर जो दिख रहे हैं ना, ये ऊपर की तरफ ये तर्कु तंतुओं के द्वारा, स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं उनके द्वारा खींचे जाएंगे। किसके द्वारा खींचे जाएंगे, तर्कु तंतुओं के द्वारा खींचे जाएंगे। और जैसे ही तर्कु तंतु इन्हें खींचेंगे तो सेंट्रोमियर कहाँ चले जाएंगे, सेंट्रोमियर कहाँ जाएंगे, सेंट्रोमियर ध्रुव की ओर जाएंगे, ध्रुव की ओर। और भुजा कहाँ चली जाएगी, भुजा मध्य में। कल्पना कीजिए, आपको मैं इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ, 1 मिनट के लिए आप ऐसा समझिए। ये मान लेते हैं गुणसूत्र के 2 भाग हैं, यहाँ से जुड़े हुए हैं, बीच वाला भाग इस तरफ मध्यावस्था में इस प्रकार से बीच में है ना, मध्यावस्था में कैसे, ऐसे है। अब क्या हुआ, बीच में यहाँ से एक तर्कु तंतु, स्पिंडल फाइबर जुड़ा हुआ है, वो इसको खींचेगा तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर ही तो जाएगा। आप किसी को बीच में से बांध के खींचते हो तो वो संरचना ऊपर की तरफ मुड़ती नहीं मुड़ती है, तो इस तरह से संरचना बन जाएगी। तो एनाफेज के अंदर क्या होगा, सेंट्रोमियर ध्रुव की ओर, मध्य में क्या होगी, भुजा मध्य में हो जाएगी,
यानी कि इस तरह से संरचना बाहर की तरफ निकलने लगेगी, इस तरह की संरचना बाहर की तरफ निकलने लगेगी और नीचे की तरफ जाने लगेगी। कहाँ जाने लगेगी? ध्रुव की तरफ से, यानी कि मध्य भाग से दूर हटते। कहाँ से हटेंगे? मध्य भाग से दूर हटते हैं, मध्य भाग से दूर हटते हैं। इस अवस्था में क्या हो जाएगा? मध्य भाग से क्या हो जाएगा? ये दूर हट जाएंगे। कैसी? जे या फिर वी, ऐसी आकृतियों का निर्माण होगा। कैसी आकृतियों का निर्माण होगा? जे आकृतियां, वी आकृतियों का निर्माण हो जाएगा। चलिए, प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, एनाफेज हो गया। अब लास्ट अंतिम अवस्था आती है टीलोफेज। कौन सी अवस्था आती है? टीलोफेज। अब टीलोफेज को अपन क्या बोलते हैं? तो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है या केंद्रक का निर्माण होता है। कोशिका ऑब्लिक केंद्रक का निर्माण होता है। सबसे पहले कोशिका शब्द यूज नहीं करना, अपने को क्या यूज करना? केंद्रक। तो पुत्री केंद्रक का निर्माण होता है, कोशिका हटा देता हूँ, केंद्रक का निर्माण होता है। दो निर्माण हो रहे हैं, ऊपर भी केंद्रक बन गया, नीचे भी केंद्रक बन गया, तो दो प्रकार के केंद्रक का निर्माण हो जाएंगे। इसमें गुणसूत्र कितने रह जाते हैं? तो गुणसूत्र आधे हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? बोलो, आधे, है ना। कला का पुनः निर्माण होता है, कला, केंद्रक कला का पुनः निर्माण। अब कितनी होगी निर्माण? दो होगी, ध्यान रखना, ऊपर और नीचे दो केंद्रक कला का पूरा निर्माण होगा। तो यानी कि ये जो कोशिका थी हमारी, उस कोशिका में ऊपर की तरफ जा कर के ये वापस क्या बनना चालू हुआ और नीचे क्या बनना चालू हुआ? केंद्रक बनने चालू हो गए। अब धीरे धीरे केंद्रक, अभी तक स्पष्ट नहीं बने, धीरे धीरे ये केंद्रक पूर्ण रूप से अपनी केंद्रक कला को स्पष्ट दोहरी झिल्ली युक्त बना लेंगे। ये वाला भी स्पष्ट दोहरी झिल्ली युक्त बना लेगा, है ना। अब क्या होगा? ये तो हुआ कैरियोकाइनेसिस। अब क्या संरचना होगी? साइटोकाइनेसिस की संरचना संपन्न होगी। तो नोट डाल के लिख दीजिए, कैरियोकाइनेसिस के बाद में साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस के बाद में साइटोकाइनेसिस की क्रिया प्रारंभ होती है। कैरियोकाइनेसिस के बाद में साइटोकाइनेसिस की क्रिया प्रारंभ होती है। लेकिन यह प्रत्येक बार आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये जो टीलोफेज अवस्था थी वो कौन सी थी? फर्स्ट थी। कोई जरूरी नहीं कि टीलोफेज अवस्था के बाद में, फर्स्ट के बाद में कैरियोकाइनेसिस की क्रिया पूरी हो जाने के बाद में साइटोकाइनेसिस भी हो, जीवद्रव्य विभाजन हो, ये कोई जरूरी नहीं। हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं भी हो सकता। कई बार कोशिका विभाजन बहुत जल्दी करनी होती है। ऐसी कंडीशन में जहाँ पर जल्दी विभाजन हो रहा है वहाँ पर इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। जैसे वर्तमान परिस्थिति के अंदर कोरोना चल रहा है, आपको क्या है? अपने खुद को बचाना है। ऐसी कंडीशन में आप सब्जी को छांट के नहीं लेते हैं। सब्जी वालों को क्या कहते हैं? खुद रख दो भैया। क्यों? आपको पता है कि उसमें कोरोना हो सकता है। और एक बात मैं आप सब लोगों को बोलना चाहूँगा कि जो मीठा सोडा होता है NaHCO3, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, उसका उपयोग आप सब्जी को धोने के लिए कर सकते हैं। बीच में याद आ गया, पर ध्यान देना, क्या सूत्र याद रहेगी अपने को इसी बहाने? NaHCO3, मीठा सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। इसका उपयोग अगर 20 मिनट तक कर देते हैं तो वायरस जो भी है, 20 मिनट कह रहा हूँ, 20 सेकेंड नहीं कह रहा हूँ, 20 मिनट तक अगर आप उस सब्जी को अंदर डूबी रहने दें, थोड़ा गुनगुना पानी के अंदर, तो सारा वायरस खत्म हो सकता है और ऐसी कंडीशन में आपको कोरोना नहीं होगा। और वैसे तो मैं यही कहूँगा, उसके बाद भी सब्जी को तुरंत नहीं बनाएं, उसको कुछ दिनों तक छोड़ दें। कुछ दिन का शब्द यहाँ पर, अगर आज ली है तो कल ना खाएं, कल खाएं उसको, आज ना खाएं। और उससे भी ज़्यादा कुछ सब्जियाँ ऐसी होती है जो जल्दी ख़राब नहीं होती, वनस्पति की रीत है, आप जानते हो, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जल्दी ख़राब नहीं होती। चलिए, तो इस चीज़ के लिए क्या हो गया? कैरियोकाइनेसिस समझ में आ गया, अपने पास में टीलोफेज हो गया। और अब हमारे पास में आती है साइटोकाइनेसिस। कंप्लीट है, साइटोकाइनेसिस होना जरूरी नहीं है। लेकिन अब आता है हमारे पास में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। कौन सा आएगा? अर्धसूत्री विभाजन सेकंड का मतलब क्या हो गया? जिस प्रकार से फर्स्ट हुआ था वैसा का वैसा अर्धसूत्री विभाजन कैसा होगा? सेकंड होगा। लेकिन यहाँ पर एक शब्द और वापस मैं लेकिन लगा रहा हूँ। आपने अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट पढ़ा, ध्यान देना, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट पढ़ा, और फर्स्ट के अंदर आपने प्रोफेज पढ़ा, मेटाफेज पढ़ा, एनाफेज पढ़ा और टीलोफेज पढ़ा। प्रोफेज को आपने कितने भागों में बांटा था? 5 प्रावस्थाओं में या उप प्रावस्थाओं में बांटा था। लेकिन जब आप अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस सेकंड की बात करेंगे तो इसमें बिल्कुल कैसा होगा? समसूत्री माइटोसिस के अनुसार समसूत्री विभाजन के समान होगा, विभाजन के
समान होगा। इसमें गुणसूत्र आधे नहीं होते हैं, जो गुणसूत्र आधे हो चुके हैं वो के वो कंटिन्यू बने रहेंगे। तो गुणसूत्रों की संख्या क्या नहीं होती है, आधी नहीं होती है। जितने गुणसूत्र प्राप्त हो चुके हैं, अगर 46 के 23 हो चुके हैं तो इसमें भी 23 के 23 रहेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया। और कैसे लगती है, बिल्कुल समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन का व्याख्यान मैं दे चुका हूँ, इससे पहले वाला जो था ना 49, 50, वो वाला 49 और 50 को एक बार वापस देखना, बिल्कुल सेम टू सेम होगा। प्रोफेज होगा, प्रोफेज के बाद में मेटाफेज होगा, फिर एनाफेज होगा और लास्ट में टीलोफेज होगा। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं होगा। तो ये आप लोगों के बारे में कंप्लीट हो जाता है। दोनों के बीच में क्या अंतर है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रोफेज और समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में क्या अंतर है। तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ समसूत्री, समसूत्री कई बार पूछा गया प्रश्न है। और ये है अर्धसूत्री, अर्धसूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। समसूत्री विभाजन कैसा है हमारे पास में, समसूत्री कैसा होगा, गुणसूत्र, गुणसूत्रों की संख्या, सूत्रों की संख्या पूर्ण रहती है, पूर्ण जितने हैं उतने की उतनी रहेगी गुणसूत्रों की संख्या। इसमें क्या होती है, आधी हो जाती है, आधी हो जाती है। अच्छा, इसमें प्रोफेस ये एक अवस्था है, इसमें कितनी है, उप अवस्था। और वो अवस्था कितनी है बोलो, उप अवस्था कितनी है, 5 उप अवस्था है। गुणसूत्र की कितनी अवस्था है, 5 अवस्था है। देखिए केंद्रक कैसा होता है, इसमें एकल होता है, इसमें कैसा होगा, द्वि होगा, है ना, द्विकेंद्रक का मतलब केंद्रक 2 नहीं होगा। लेकिन विभाजन होने के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक केंद्रक से अपन कितने निर्माण हो रहे हैं हमारे पास में, 2 केंद्रक। एक से विभाजन होने के बाद कितने केंद्रक बन जाएंगे, 2 केंद्रक बनेंगे। और इससे विभाजन होने के बाद में अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद में कितने केंद्रक का निर्माण होगा, 4 केंद्रक, 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होगा। पुत्री कोशिकाएं कितनी बन जाएगी, 4 पुत्री कोशिकाएं बन जाएगी। मुख्य अंतर क्या है, गुणसूत्रों की संख्या पूर्ण रहती है, इसमें आधी हो जाती है। प्रोफेज 1 है, इसकी 5 अवस्थाएं हैं। और इसमें गुणसूत्र जो है वो केंद्रक जो है वो कितना हो जाएगा, 2 केंद्रकों में विभक्त होगा। इसमें केंद्रक जो है कितने विभक्त होगा, 4 केंद्रक यानी पुत्री कोशिका में विभक्त हो जाएगा। ये था आज का व्याख्यान, आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा स्पीड से कराया है मैंने, क्योंकि अब थोड़ा तेज पढ़ना ही होगा। बहुत सारे वीडियो लेकर जल्दी आ रहा हूँ। रीड के जितने भी विद्यार्थी उनको सेंड कर दीजिए और बहुत अच्छे ढंग से पढ़िए। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। जय हिंद, जय भारत।